देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। ये एक सेल है, सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन और अंदर है न्यूक्लियस। सही है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल होता है ये वाला, इसको तो कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सही है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्स करके बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। मतलब पूरी सेल को प्रोटोप्लाज्म कह सकता हूं मैं, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। और अगर भी ये है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ कौन होगा? सेल वॉल के अंदर कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि यहाँ ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इन सब को मिला के हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। मतलब आप बताइए, विदाउट सेल वॉल सेल क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल है। अगर आप यहां से सेल वॉल को क्या कर देंगे, तो सेल वॉल के अलावा बाकी पूरी सेल को क्या बोलोगे? प्रोटो प्रोटोप्लास्ट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर। इसका मतलब एनिमल सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म बोल सकते हो, और प्लांट सेल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए प्रोटोप्लास्ट बोल सकते हो। साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म का केवल लिक्विड पार्ट, जिसमें वाटर आएगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म में लिक्विड सॉलिड दोनों होते हैं, कोलॉइडियल सब्सटेंस है ये। सेल ऑर्गेनल वगैरह भी सब डूबे रहते हैं। केवल लिक्विड पार्ट की बात आती है, केवल लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ओनली लिक्विड, तो उसको साइटोसोल होते हैं ना। लेकिन वो एंजाइम थोड़ी, प्रोटीन थोड़ी आएगा उसमें। मैं कह रहा हूँ जितना भी सॉलिड पोर्शन है जो उसमें डूबा रहता है लिक्विड के अंदर, तो जो केवल लिक्विड पार्ट है उसको कहते हैं साइटोसोल। सॉलिड पार्ट को कहते हैं ट्रोफोप्लाज्म। अब उसमें दो चीजें होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को बोलते हैं इंक्लूजन्स, लिविंग को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल आगे दो टाइप के हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन लेस। तो ये सारी बातें कब पढ़ेगा? जब तू सेल बायोलॉजी पढ़ेगा। ठीक है। तो अभी बेसिकली तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को बेसिकली याद करके क्या है। क्लियर है भाई ये तो बात आपको? आगे बढ़ते हैं फिर, आओ। हमारा टॉपिक चल रहा था वाटर पोटेंशियल। कल छुट्टी है बेटा आपकी, है ना? हाँ, कल ईद की छुट्टी है शायद, मेरे को अभी अभी पता चला थोड़ी देर पहले। अब तो कंफर्म हो गया कि संडे को मैं क्लास लूंगा आपकी, है ना? वर्किंग। भाई अब कान खोल के सुन लो, जिसको पढ़ना है वो चुपचाप बैठे। समझ गए बात या नहीं? आप लोगों को एज ए स्टूडेंट ही रहना है, सिर पे बैठने की कोशिश मत करो। सिंपल बात समझा रहा हूं। वर्किंग डे में छुट्टी है, इसका मतलब क्लास नहीं है। ठीक है। संडे को हमेशा छुट्टी होती है तो मैं क्लास अनाउंस कर सकता हूं। सुन ली ये बात या नहीं? वाटर पोटेंशियल मतलब हम लिखते हैं इसको साई डब्ल्यू से। साई का मतलब यहाँ सिंबल है, ये सिंबल को साई बोल रहे हैं, उसके पैरों में डब्ल्यू मतलब वाटर का पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्री एनर्जी। क्या बोलेंगे? ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कल बात हुई थी क्या? फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या फिर बोलो पोटेंशियल एनर्जी। तीनों में से कुछ भी लिखा आए, आपको समझना है कि बात किसकी चल रही है। सही है। तो फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे, वाटर पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। सही है बात या नहीं? तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब है कि एनर्जी ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल्स कम, एनर्जी कम। वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल्स कम, एनर्जी कम। सही है बात या नहीं? अब आप बताइए कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जिसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं, इसको दो प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं हम। एक प्रॉपर्टी का नाम है सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या नाम है? या इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
इसे लिखा जाता है साई एस से। और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चे आपके पास प्रेशर पोटेंशियल। कैसी है? प्रेशर पोटेंशियल। इसे लिखते हैं साई पी से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इनको डिफाइन कैसे करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। आपको मैं कहूं कि भाई हमारे पास प्योर वाटर है, क्या है? तो आप बताइए कि प्योर वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है और साई डब्ल्यू भी 0 होता है। ये बात हमारी कल भी हुई थी इस बारे में कि अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की तो साई डब्ल्यू इज 0 इन प्योर वाटर, लेकिन साथ में यह भी लिखना पड़ेगा कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर वो प्योर वाटर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पे नहीं है, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 काउंट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और 0 जो है वो इस वाटर की वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है। ओपी तो मिनिमम वैल्यू है और साई डब्ल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, हाँ या ना? और पानी अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर जाता है, यस और नो? बिल्कुल। तो आपको याद करना है कि वाटर पोटेंशियल इज 0 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो 0, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज मिनिमम वैल्यू 0 एंड द वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम वैल्यू 0। लेकिन किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सही है बात या नहीं? आप बताइए, आपने इस प्योर वाटर में सॉल्यूट्स मिलाकर इसे बनाया सॉल्यूशन, क्या बनाया? अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना वाटर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ओपी की वैल्यू आप बताओ कि 0 से +5 हो गई है, हाँ या ना? ओपी की वैल्यू 0 से कितनी हो गई है? आप बताइए, ये जो मैग्नीट्यूड है इसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? या बोलेंगे सॉल्यूट प्रेशर? क्या बोलेंगे? और इसकी वैल्यू लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू 5। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना? अच्छे से। लेकिन अगर आप इसे सॉल्यूशन बना रहे हो, मतलब इसमें क्या मिला रहे हो? सॉल्यूट मिला रहे हो, तो ये सॉल्यूशन जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आप बताइए कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, हाँ या ना? जितना सॉल्यूट मिलाओगे, बोलो ऐसे, उतना तो ओपी प्लस में चला गया और उतना वाटर पोटेंशियल माइनस में आ गया। बताओ वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? तो बताओ साई एस की वैल्यू कितनी आई? मैंने कहा कि भाई साई डब्ल्यू कितना था, अब कितना है, कितना कम, है ना? तो बताओ साई एस कितना आया? 5। क्लियर है बात या नहीं? मतलब जितना ओपी बढ़ेगा उतना साई डब्ल्यू कम होगा। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम। जितना ओपी साई डब्ल्यू उतना कम होगा, हाँ या ना? तो आप ये लिख सकते हैं कि साई एस इज इक्वल्स टू ओपी। आप देखो ओपी कितना है, साई एस कितना है, तो साई एस इज इक्वल टू ओपी। तो आप मुझे बताइए कि साई एस या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है? बोलो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द मैग्नीट्यूड बिटवीन मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल एंड द एक्चुअल वाटर पोटेंशियल इन ए सॉल्यूशन। मतलब वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू और वाटर पोटेंशियल की एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक मैग्नीट्यूड है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक
मैग्नीट्यूड है जो कि कंपेयर करके बताया जाता है प्योर वाटर के साथ और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सॉल्यूशन के साथ। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? मतलब जितना ओपी बढ़ेगा उतना साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पाए हैं आप अच्छे से? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको पता चला है ये? यस और नो? अच्छे से। अब आप ये देखो कि भाई दो वैल्यूज हैं हमारे पास। कितनी वैल्यूज हैं? दो वैल्यू हैं, एक तो ओपी की और दूसरी साई एस की, मतलब साई डब्ल्यू की बात कर लें अपने। हाँ या ना? इधर आओ तुम दोनों, बात क्या हो, यहां खड़े हो जाओ। इधर इधर एक दूसरे का अपोजिट फेस कर लो। वो इधर कर ले भाई। ये जीरो पे खड़े हैं दोनों। सही है बात या नहीं? इसको मानो ये क्या है? ओपी। इसको मानो ये क्या है? साई एस या साई डब्ल्यू, है ना? मैं एक बोलूंगा तुम एक कदम चलना। वन। देखो ये जा रहा है किसमें? प्लस में, जीरो से। और ये जा रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा दो, तीन, चार, पांच। ये पांच कदम आगे बढ़ा इधर, ये पांच कदम बढ़ा इधर। बताओ दोनों कितना कितना बढ़े? तो इधर का मैग्नीट्यूड कितना है? इधर का मैग्नीट्यूड कितना है? इधर का मैग्नीट्यूड कितना है? तो दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना? लेकिन डायरेक्शन, तो मैथ्स कहती है कि अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए क्या लगाना होता है? नेगेटिव साइन लगाना होता है। अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो हम फिर यहां क्या करते हैं? बोलो साई एस माइनस होता नहीं है। बोलो ऐसे, क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड है। साई एस को हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो ऐसे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट शो करने के लिए। मतलब जितना ओपी प्लस में बढ़ेगा उतना साई डब्ल्यू माइनस में जाएगा, और उतना ही साई डब्ल्यू माइनस में जाएगा तो हम साई एस को मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंस है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड के सामने हम कौन सा साइन लगा रहे हैं? ये माइनस साइन हमें क्या शो करता है? इसका मतलब साई एस ऑलवेज नेगेटिव फॉर ए सॉल्यूशन। मतलब आपको जब भी पढ़ना है साई एस को नेगेटिव ही पढ़ना है। आपको जब भी पढ़ना है तो साई एस को नेगेटिव ही पढ़ना है। आपको जब भी पढ़ना है साई एस को नेगेटिव ही पढ़ना है। हालांकि साई एस नेगेटिव वो तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम उसको नेगेटिव मानते हैं। क्यों? अब आप बताओ कि अगर साई डब्ल्यू कितना है तो साई एस भी कितना है। तो आप कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है बात या नहीं? कि जो साई डब्ल्यू है वो साई एस के क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? साई एस का मतलब समझ में आया है? साई डब्ल्यू पता चला है? एनसीईआरटी पेज नंबर 179 खोलेंगे आप सभी। वन 179 नंबर पेज पे वाटर पोटेंशियल का सेकंड पैराग्राफ है। वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे साथ ही पढ़ लें आप, मैं भी पढ़ लूंगा आपके साथ, मेरे को पता चल जाएगा क्या लिखा है। करें शुरू? तो ये क्या कह रहा है सेकंड पैराग्राफ में? वाटर पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स पॉसेज in liquid and gaseous form, they are in the random motion that in both rapid and the greater the concentration of water in a system the greater its, और काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम? वेरी गुड। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट द प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। तो हमने कहा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। जीरो वैल्यू लिखी है हमने। सही है बात या नहीं? आगे बढ़ेंगे। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, random movement of the water molecule will result in the net movement of water molecule from the system with the higher energy to the one with the lower. Thus water will move from the system containing water at a higher water potential to the one having lower. This process of the water movement of substances down a gradient, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ
of the free energy is called as, and the water potential is denoted by the Greek symbol psi. त्रिशूल का नाम निशान लगा हुआ है ना, and expressed in the pressure unit such as the Pascal. By convention, मतलब ऐसे मान लो कि मान्यताओं के अनुसार कि ऐसा माना जाता है. कन्वेंशन का मतलब होता है आम बात होता है, जनरली ऑब्वियसली कि ये तो आम बात है. कन्वेंशनली होता है मतलब कि मान्यताओं के अनुसार कि ऐसा माना जाता है. बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी टेकन बी जीरो. मैंने इसलिए लिखा है एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए. एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होगा तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम जीरो बताएंगे. सही है. अगला पैराग्राफ देखते हैं. इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द प्योर वाटर. लड़की बातें नहीं करनी, क्या दिक्कत है? पीछे वालों को, दोनों को प्रॉब्लम है कोई आपको? हाँ नहीं ना? प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताइए आप. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि इफ सम सॉल्यूट, आप देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो मैक्सिमम था या नहीं था? अब आप बताएंगे कि जो जीरो है वो अब माइनस में जाएगा. कब जाएगा? जब हम इसमें क्या मिलाएंगे और ये सॉल्यूशन बनेगा. सही है. तो कह रहे हैं इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द प्योर, द सॉल्यूशन हैज फ्री एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द कंसंट्रेशन, मतलब फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर reducing its water, hence all solution have the lower water potential than the pure. प्योर वाटर का जीरो है तो सॉल्यूशन का नेगेटिव ही होगा हमेशा. सही है बात या नहीं? द मैग्नीट्यूड, सुनना ध्यान से बात, ये मैग्नीट्यूड ये वाला कि जीरो से आप कितना कम हो गए हो. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लॉयरिंग द ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड एज, और साई एस इज ऑलवेज, सॉल्यूशन का साई एस एटमॉस्फेयर प्रेशर पर आपको हमेशा नेगेटिव बताना है. सही है बात या नहीं? यस और नो? द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर द साई, मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना साई एस नेगेटिव में कंसीडर करोगे. अभी मैंने -5 लिखा है, अगर मैं इसको -10 कर देता ना वाटर पोटेंशियल को, तो साई एस की वैल्यू भी -10 हो जाती. हाँ या ना? इसका मतलब हो गया कि फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये देखो एट साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, कि जो वैल्यू साई डब्ल्यू की है वही वैल्यू साई एस की भी है. हाँ या ना? एनसीईआरटी पेज नंबर 181 पर आओ आप. आगे मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी. मैंने कहा था साई एस भी 5 है और ओपी भी, माइनस साइन हमने केवल अपोजिट डायरेक्शन लिखने के लिए लगाया है. पेज नंबर 181 सेकंड पैराग्राफ लास्ट की 4 लाइनें. न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट टू, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर 5 था तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी 5 ही था, बट साइन इज अपोजिट. समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब इसमें नेगेटिव साइन किसका लेना है? साई एस का. तो अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड वाइल, हाँ मतलब आप पोटेंशियल को नेगेटिव और ओपी को पॉजिटिव मानिए, तो साई एस इज इक्वल टू माइनस ओपी हो जाएगा. हाँ या ना? और साई डब्ल्यू और साई एस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. क्या मेरी बात को समझ पाए हैं आप? हाँ या ना? अरे यस और नो तो बोलो. क्या आपको साई एस पता चला है क्या है? साई एस पॉजिटिव बताओगे या नेगेटिव? ऑलवेज नेगेटिव बताना है आपको, क्योंकि डायरेक्शन शो करता है नेगेटिव साइन. यहां पर पॉजिटिव वैल्यू किसकी? जितना ओपी उतना ही कौन? 4A सॉल्यूशन. ये एनसीईआरटी ने बार बार मेंशन किया है, 4A सॉल्यूशन 4A सॉल्यूशन. सही है बात या नहीं? आप आइए एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पर. आगे नीचे एक डायग्राम है, 2 सिस्टम है. जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी इसको देखते रहें साथ साथ. ठीक है. तो पेज नंबर है 180, नीचे फिगर 11.3 2 डायग्राम है. ए और बी आपको सिस्टम दिया गया है, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई गई है. उस मेम्ब्रेन में से सॉल्यूट क्रॉस नहीं करता लेकिन सॉल्वेंट वाटर क्रॉस करता है, ऐसी मेम्ब्रेन लगाई गई है. ए सिस्टम में सॉल्यूट मॉलिक्यूल है 5 और बी सिस्टम में है 16. तो दोनों में से सॉल्यूट ज्यादा किसमें है? तो बताओ दोनों में से वाटर का डीपी किसमें ज्यादा है? ए में डीपी ज्यादा है. हाँ या ना?
यस और नो? मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूं ताकि मैं भी यहां मेंशन कर पाऊं। आपने कहा दोनों तरफ वाटर है, ये जो भरा हुआ है वो क्या है? वाटर के साथ यहाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है बात या नहीं? ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे गए हैं ये किसके लिखे गए हैं? सॉल्यूट के, हाँ या ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों तरफ में से डीपी कहां ज्यादा है वाटर का? ए में डीपी ज्यादा है और बी में डीपी, सही है बात या नहीं? ओपी कहां ज्यादा है? ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आंसर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है बात या नहीं? हाँ या ना? हाँ, आप सही आंसर देने की कोशिश करिए, जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करिए, ठीक है? ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। दोनों में से डीपीडी किस तरफ ज्यादा है? हाँ, क्योंकि डिमांड ऑफ वाटर होता है और डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा वहां होती है जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट ए में ज्यादा है या बी में? वेरी गुड। तो साई डब्ल्यू नेगेटिव कहां है? दोनों में। इधर -5 है, उधर -16 है, क्योंकि जीरो तो प्योर वाटर का होता है, सॉल्यूशन दोनों तरफ है। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, हाँ या ना? अगर आपके पास ओपी की बात करूं तो मैं कहूंगा ओपी कितना है, तो आप कहोगे इधर 5 है और इधर 16 है। डीपीडी इधर 5 है और इधर 16 है, हाँ या ना? और प्लस में है दोनों वैल्यू। और साई डब्ल्यू जो है वो -5 और -16 है। तो मुझे बताइए साई एस कितना होगा? -5 माइनस, क्योंकि जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना साई एस नेगेटिव में जाएगा, हाँ या ना? है बेटा? हाँ, इधर साई एस लिखना है, मेरे को डब्ल्यू लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो बताओ साई एस भी कितना होगा? क्योंकि हमने कहा है कि जितना ओपी है उतना ही माइनस में साई एस है, और जितना साई एस है उतना ही साई डब्ल्यू है, हाँ या ना? अच्छे से ये आपको क्लियर है बातें? इसमें कोई डाउट है किसी को तो खड़े हो, नहीं ना? चलो फिर बेटा, आज माइक ठीक है? चलो अब देखो, आप पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिगर 11.3 का क्वेश्चन ए पढ़ो। ए, विच सॉल्यूशन विच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर, ऐसे लिख रही है एनसीईआरटी, हाँ, हैज ए, हाँ, पक्का, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? यार -16 ज्यादा है या -5? ज्यादा। -5 ज्यादा है या -16 ज्यादा है? तो कम कौन है? क्वेश्चन में कम पूछा है ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? तो फिर ए कैसे बोल रहे हो? बोलो, पहले से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कईयों को चिपा हुआ है इसलिए वो पढ़ पढ़ के वहां से ए नहीं बी। हाँ, हाँ, तो फिर मैंने कहा ना डायरेक्शन को शो करता तो माइनस ही लेना है हमेशा, ये भी तो बोला मैंने तेरे को, नहीं समझ रहा मेरी बात? फिर मैंने कहा हमने माइनस साइन लगाया क्यों? डायरेक्शन शो करने के लिए। तो साई एस ऑलवेज कैसा बताना है? नेगेटिव। तो इधर साई डब्ल्यू इधर -16 है, तो साई एस भी कितना आएगा? माइनस माइनस। हाँ, तो आप बताओ कौन से चैम्बर का सॉल्यूट पोटेंशियल कम आएगा? बोलो, जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव में आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाँ, कितने बच्चों ने ए बोला था यहाँ? ए बोला था, हाँ। आपको कोई डाउट है इसमें किसी को जिन्होंने ए बोला था? नहीं, तो आंसर क्या जाएगा? तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस अकर? ए से, क्योंकि लो ओपी टू हाई ओपी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। सही है बात या नहीं? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, विच सॉल्यूशन हैज द, हाँ, आप आए ना लाइन पे, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल उसका होगा जिसमें सॉल्यूट कम होगा। तो सॉल्यूट कम किसमें है? एग्जैक्टली, तो आंसर क्या जाएगा? नेक्स्ट,
इक्विलिब्रियम विच चैम्बर हैज द लोअर वाटर पोटेंशियल, बोलो नन। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नन। If one chamber has the psi W of the minus 2000 kilopascal and the other has minus 1000 kilopascal, which is the chamber that has the higher psi W? माइनस 1000। बोलो वैसे तो 1000 2000 ज्यादा है, लेकिन माइनस लग गया तो माइनस 1000 ज्यादा है, हाँ या ना? ये वही बात हो गई कि -5 ज्यादा या -16, है ना? तो वही पूछ रहा हूं कि भाई -1000 ज्यादा या -2000 ज्यादा। एग्जैक्टली exactly. अब यहां तक क्वेश्चन कितने बच्चों की एनसीईआरटी में है? बोलो सबके। अब इससे आगे क्वेश्चन है जी। जी क्वेश्चन सबकी एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं सबकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं। जिनके पास एनसीईआरटी का एडिशन 2019 से पुराना है उसमें केवल 6 क्वेश्चन है, वरना फिर 7 हो गए हैं नए एडिशन के अंदर। अब 7वें क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशंस विद द psi w 0.2 megapascal and psi w 0.1 megapascal are by a selectively permeable। बच्चा ये कह देता है ये तो क्वेश्चन ही गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि psi w ऑलवेज 0 होता है मैक्सिमम, हाँ या ना? कि जो psi w है वो हमेशा क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? तो ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना, यस और नो? बोलो हो सकता है, तभी तो 2019 में नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, यही तो सीखना है। क्योंकि हमने जब psi w 0 बताया तो कंडीशन रखी, हमने psi w इक्वल टू psi s बताया तो कंडीशन रखी। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, आपको ना इतनी सारी वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी पता चल जाएंगी। मैं जैसे बोलूं 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, हाँ या ना? चलो इसका psi w बताओ, तो फॉर्मूला लगाओ OP इक्वल टू MRT। मैंने मोलर कंसंट्रेशन आपको दी है, तो आप जब ये करोगे तो OP इज इक्वल टू 1 इंटू 0.082 इंटू 273 लगाओगे तो आंसर आएगा 22.4 ATM या पास्कल या बार, हाँ या ना? बोलो जो OP है वही नेगेटिव में साई एस है, तो OP अगर 22.4 है तो साई एस माइनस, और बोलो जो साई एस है वही साई, तो बताओ फिर साई डब्ल्यू भी 22 पॉइंट माइनस में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब आपको एक वैल्यू पता है, बाकी सारी अपने आप निकल के आ रही हैं। क्लियर है नहीं है? हाँ या ना? तो कोई भी मोलर कंसंट्रेशन देते हुए सॉल्यूशन दिया जाए और उसका ओपी साई एस या साई डब्ल्यू पूछा जाए तो आप बता सकते हो, यस और नो? लेकिन मैंने आपको यह भी बताया है कि वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करने में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक कौन है और दूसरा, बिल्कुल मैं उसी पे आता हूं। अब मैं बात करूंगा प्रेशर पोटेंशियल की। किसकी? प्रेशर पोटेंशियल। बोलो साई पी, बोलो ऐसे, साई पी, ठीक है? इधर हाँ, यहाँ ऊपर आ, पूरे प्लेटफॉर्म पे चल के दिखा, कैट वॉक करनी है। ऐसे आराम से चल, चलता रहे अपनी नॉर्मल चाल जो चलता है तुझे स्पीड में, बस वापस वहां से चल दे, घूमता रहे ऐसे। बोलो ये एक सिस्टम है, बीकर है, ठीक है? इसकी बीकर की जो बाउंड्री है वो बच्चे यहां तक है, ये लास्ट बाउंड्री इधर और उधर। एनसीईआरटी जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो चलता रहे भाई चुपचाप, तो दुनिया पे ध्यान मत दे। एनसीईआरटी ने एक बात लिखी थी कि जब वाटर लिक्विड या गैस फॉर्म में होता है तो वो सिस्टम में रैंडम एंड कांस्टेंट मूव करता है। इसकी मूवमेंट रैंडम है और कांस्टेंट वैल्यू के साथ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये अपनी एनर्जी से क्या कर रहा है? चल रहा है सिस्टम के अंदर, जब लिक्विड फेज में हो चाहे गैस फॉर्म में हो। सॉलिड फॉर्म में ऐसा नहीं होता, लिक्विड और गैस फॉर्म में ही ऐसा होता है। इसलिए याद करो एनसीईआरटी ने डिफ्यूजन में पढ़ाया था कि गैस और लिक्विड का होना डिफ्यूजन एक आम बात है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन होना आम बात नहीं है, क्योंकि वहां पर ये एनर्जी, ये रैंडम मूवमेंट जो होती है वो कम रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल अपने एक सिस्टम में अपनी रैंडम एनर्जी के साथ, मतलब रैंडम मूवमेंट के साथ, अपनी कांस्टेंट एनर्जी के साथ चल रहा है।
लेकिन अगर आप सोचो, अगर मैं इसमें प्रेशर लगा दूं, सोच के देखो, आप सिस्टम के अंदर है और इसमें मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगा, और मैंने इसको पुश किया या पुल, ठीक उस टाइम पे जब मैंने इसमें प्रेशर लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ गई या कम हो गई? इसका मतलब प्रेशर लगाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। अभी तक ये रैंडम मूवमेंट में चल रहा है, सही है। मैंने प्रेशर लगाया तो स्पीड, जिस टाइम पे लगाया तो मेरा पोटेंशियल इसमें ऐड हुआ तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब सिस्टम पर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाने पर वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन पुशिंग से, लेकिन आप सोचो अगर मैं इसको चलते हुए पुल करूं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या स्लो होगी? ठीक उस टाइम पे तो क्या होगी ये, समझ रहे हैं बात या नहीं, हाँ या ना? इसका मतलब प्रेशर दो तरीके का, एक पुश और एक, अगर पुश लगाते हैं तो एनर्जी और पुल लगाते हैं तो एनर्जी। आपको मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी ने बाय डिफॉल्ट हमें पुश पढ़ाया है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? तो पुशिंग प्रेशर अप्लाई करने से वाटर पोटेंशियल, बोलो जितना प्रेशर ऐड करोगे, जितना उतना पोटेंशियल, जितना प्रेशर उतना पोटेंशियल। बस वो जो पोटेंशियल बढ़ेगा बच्चे, उसी को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, कि प्रेशर का वो पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, बैठ बेटा, थैंक यू सो मच। एक एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया हमारे लिए, भाई बातें नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कानों तक आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसको नहीं पढ़ना वो बैग पैक करे बाहर चले। एक बार में समझ नहीं आ रही आपको? एक बात समझो, आप बताओ, एक फनल है हमारे पास, एनसीईआरटी कह रही है थीसल फनल, थीसल फनल होती है चौड़े मुंह की फनल, ठीक है। ये एक फनल है, इसको एक बीकर में रखा गया है उल्टा करके, ठीक है। इसके माउथ पर बांध दी गई है एक मेम्ब्रेन, बोलो सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो आपकी इच्छा हो आप बोल सकते हैं। बीकर में भर दिया गया है पानी, बीकर में क्या भर दिया गया है, पानी। तो आप बताइए, ये है प्योर वाटर का डीपी, ओपी मिनिमम, डीपीडी मिनिमम, और साई डब्ल्यू जीरो मैक्सिमम, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है ये। आप बताइए, फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन भरा गया है, क्या भरा गया है, शुगर सॉल्यूशन, सही है। तो बताइए इसका डीपी कम, मैक्सिमम कौन बोला, इधर से आवाज आई, ऐसे नहीं बेटा, डीपी कम, ओपी, क्योंकि सॉल्यूट बढ़ गया ना सॉल्यूशन में, तो ओपी बढ़ गया, सही है बात या नहीं? सॉल्यूट बढ़ गया तो, सॉल्यूट बढ़ गया तो सही है बात या नहीं? आप बताइए, साथ ही साथ डीपीडी, डिमांड बढ़ गई पानी की, और साई डब्ल्यू नेगेटिव में आ गया। बताओ पानी कहां जाएगा, बीकर से फनल में या फनल से बीकर में? बीकर से पानी एंटर करेगा, हाँ या ना? एंटर करेगा तो आप बताओ कि जो सॉल्यूशन का लेवल था यहां पर, ये सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा इतना, हाँ या ना? ये है, बोलो, रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ये पहला डायग्राम है एनसीईआरटी में, देखो आप पेज नंबर 181 पर 11.4 फिगर है, ये ऑस्मोसिस का डेमोस्ट्रेशन है, बोलो सही है बात या नहीं, यस और नो? अच्छे से। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दो तरीके से पता किया जा सकता है। एक होता है थ्योरेटिकल तरीका, जो कि मैं ओपी इक्वल टू एमआरटी या आईसीआरटी या सीआरटी वाला फॉर्मूला बना के समझा के आया हूं, और दूसरा मैंने बताया था प्रैक्टिकल तरीका। तो प्रैक्टिकल तरीका समझाता हूं मैं आपको। आप बताइए, ये जो आपके पास फनल है, इस फनल के अपर पार्ट से हमने एक पिस्टन से प्रेशर लगाया, क्या लगाया,
लेकिन वो प्रेशर आपको बोलना पड़ेगा, बोलो अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, उसके अलावा प्रेशर लगा रहे हैं हम पिस्टन से, हाँ या ना। अब आपको पता करना है कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। आपको ये पता करना है कि इस सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। तो आपने ऊपर से क्या लगाना शुरू किया, तो आप धीरे धीरे इस पे क्या लगाते गए, बोलो आपने प्रेशर लगाया 1, सही है, बोलो वाटर एंट्री स्लो हो गई। फिर आपने प्रेशर लगाया 2, वाटर एंट्री, प्रेशर लगाया 3, प्रेशर लगाया 4, प्रेशर लगाया 5, बोलो वाटर एंट्री बंद हो गई। वाटर एंट्री, आपने कहा इसका ओपी 5 है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। मतलब जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर वाटर एंट्री फनल में क्या हो गई, मैं क्या पढ़ा रहा हूं पता है आपको बेटा, है आपसे पूछ रहा हूं, पीछे क्या घुमा रही है गर्दन आप, क्या पढ़ा रहा हूं पता है आपको, लास्ट लाइन रिपीट कर सकती हैं आप, बताओ बेटा। आपसे तो बोला ही नहीं मैंने तो और मेरी आंखों में प्रॉब्लम है क्या, है बात इससे करता हूँ खड़ा वो हो जाता है ऐसे करके। पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर, वो डायग्राम तो मैं पढ़ाई नहीं रहा जिसपे तू पेन चला रही है अभी हाल फिलहाल। हाँ वो वाला कैसे डायग्राम पे 181 का पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो फिर बेवकूफी तरीके से बनाना थोड़ा। हाँ जी, आप लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार क्या बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्री स्लो होती जाएगी। एक टाइम आया कि एक प्रेशर पर एंट्री रुक गई, बोलो जिस प्रेशर पर एंट्री, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है। आपने बाहर से प्रेशर कितना लगाया, वाटर एंट्री, आपने का ओपी 5 है। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना, अच्छे से। इसका मतलब इसका डीपीडी भी 5 है, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए डीपीडी इक्वल टू ओपी होता है, हाँ या ना। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू भी -5 है, क्योंकि जो ओपी है वही माइनस में साई एस है, और जो साई एस है वही माइनस में साई डब्ल्यू है। मानते हो ना ये बात आप। तो इस सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू कितना है, कितना है, यहां तो कोई दिक्कत। एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 181 सेकंड पैराग्राफ, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल, यस और नो। आगे, नो वाटर डिफ्यूजिंग इनटू द, आगे बढ़ो, दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द डिफ्यूजन, या आप बोल दो एंट्री ऑफ वाटर इनटू द फनल इज इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। कि यही बाहर से लगाया गया प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वाटर एंट्री को रोकने के लिए, वही प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक, हाँ या ना। क्या ये बाहर से लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है, नहीं, बाहर से लगाया गया प्रेशर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। इसलिए आगे वाली लाइन में एनसीईआरटी ने क्या लिखा, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा मुझे बाहर से प्रेशर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। आपको बाहर से कितने प्रेशर की जरूरत है बोलो, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो बाहर से प्रेशर भी, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो बाहर से प्रेशर भी कम लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, यस और नो, अच्छे से, पक्का। अगला क्वेश्चन करो काउंटर, वाटर एंट्री रुकी क्यों, वाटर एंट्री, हाँ भी प्रेशर बढ़ाने पर वाटर एंट्री क्यों रुक गई, इसका सीधा आंसर है मेरे पास प्रेशर पोटेंशियल। पूछो कैसे, आप बताओ इस सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू कितना था, लेकिन मैंने आपको कहा है कि प्रेशर बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। मैंने यहां प्रेशर कितना लगाया, नहीं +1, धीरे धीरे चलते हैं, कितना लगाया, बोलो पोटेंशियल हो गया -4, प्रेशर लगाया प्लस, पोटेंशियल हो गया माइनस, प्रेशर लगाया माइनस, प्रेशर पोटेंशियल हो गया, प्रेशर लगाया 5 पे, कितना हो गया, देखो बाहर कितना है, अंदर कितना है, दोनों तरफ पोटेंशियल इक्वल होते डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ या ना।
इसलिए वाटर की एंट्री रुक गई। इससे ये क्लियर होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो आप बताओ, आपने पढ़ा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इज इक्वल टू, लेकिन अगर आप अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस तो है ही, प्लस साई पी पढ़ना पड़ेगा, कि जितना प्रेशर ऐड करोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। कई तो ऐसे वीआईपी हैं, उनको ये लगता है कि सर तो बेवकूफ है ना, सर इधर उधर हो तो बातें कर लें और सर इधर उधर ठीक हो तो हट लें, इधर हो लें। फैन बंद करना है, खड़े होकर बंद कर दो वहां से। मुझे बोलो खड़े होकर कोई प्रॉब्लम है तो, आपस में बातें करने के लिए किसी ने बोला ही नहीं तुम्हें। अरे फैन बंद करके जाओ हीरो, कर दे, बंद कर दे, बस। चलो, किसकी? मुझे भी नहीं आती। यहाँ आके खड़ा हो, जो आया था मेरे पास उससे पूछ के देख, है ना? यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हाँ देख ले, जा तू आके खड़ा हो जाए यहाँ। कह रहा डक ऊपर ही है, और इसको ये नहीं पता कि डक नहीं सक्शन है। ये हवा आ रही होती तो यहाँ से आ ही जाती है। इधर आ रही है ना, मेरी तरफ थोड़ी आ रही है, देख तू। चलें भी आगे? कहाँ आ गया मैं पढ़ाने के लिए इनको। शुक्र है, चलो इस मतलब अभी 3 तारीख के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस आ गया, हाँ या ना? अब आप बताओ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा प्रेशर लगाओगे तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई, मतलब जितना प्रेशर लगाओगे उतना पोटेंशियल ऐड हो जाएगा। ये भी क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। और ये बात भी समझनी है कि अगर ये प्रेशर पुशिंग है तब ये प्लस में है, पुलिंग है तो फिर नेगेटिव में है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अब अगला क्वेश्चन काउंटर करेगा बच्चा मुझे, सर इस हिसाब से तो अगर मैं यहां प्रेशर कितना कर दूं तो यहां पोटेंशियल 1+ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव भी पॉसिबल है, पोटेंशियल पॉजिटिव भी पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर प्रेशर पे सॉल्यूशन का पोटेंशियल नेगेटिव है, अदर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ या ना? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना? कब? लेकिन अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या हो, क्या हो, तो फिर बताओ पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? एनसीईआरटी पेज नंबर 179 लास्ट पैराग्राफ है। ये जो सेकंड बेंच पे बैठा है पीछे से सेकंड बच्चा, क्या कर रहा है बेटा तू? खड़ा होके इधर आ मेरे पास, भाग क्या भाग के? देखो बच्चा 179 नंबर पेज लास्ट पैराग्राफ, इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, एनसीईआरटी ने साफ साफ ये बात लिखी है, हाँ या ना? इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन द इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन, बच्चा कहता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। हाँ तो बोलो वो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होता है ना, अगर उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इट्स वाटर पोटेंशियल प्लस में भी जा सकता है। इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू, कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप? हार्ट? यस और नो? हाँ, ब्लेडर भी। हाँ, ब्लेडर में जब यूरिन आपका कलेक्ट होता रहता है तो वहां भी प्रेशर डेवलप होता है ना? तो बहुत सारे बॉडी मतलब बॉडी पार्ट है जहां प्रेशर हम बता सकते हैं। प्रेशर कैन बिल्ड अप इन द प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर enters a plant cell due to do causing a pressure build up against the it makes the cell। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सेल में पिस्टन तो लग नहीं सकता, सेल में पिस्टन तो लगेगा नहीं, हाँ या ना?
तो पिस्टन नहीं लगेगा तो फोर्स सेल, बोलो, जो उसका टीपी है ना वही उसका साई पी काउंट होगा, जो उसका वही उसका जो उसका वही उसका साई पी काउंट होगा। हाँ या ना? प्रेशर जनरली मैंने कहा है आपको यहां कैसा काउंट करना है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, पुशिंग को, लेकिन सम टाइम ये नेगेटिव भी है। जैसे पेज नंबर 180 की पहली लाइन में लिखा है कि प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव, फिर आगे प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और द टेंशन, वाटर कॉलम ऑफ द जाइलम प्ले ए मेजर रोल, वाटर अप इन स्टेम, प्लांट को ऊपर ले, पानी को ऊपर ले जाने में प्लांट में जाइलम के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां जो प्रेशर डेवलप होता है वो पुलिंग फोर्स होता है, पुलिंग, उसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो मैंने कहा कि पुश होगा तो पॉजिटिव, पुल होगा तो यहां मैंने बाय डिफॉल्ट आपको क्या पढ़ाया है, पुश। इसलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पर आप देखोगे तो पहले पैराग्राफ के बाद एनसीईआरटी ने फॉर्मूला लिखा है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई, समझ रहे हैं बात या नहीं? पढ़ के देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। भाई साहब आप 15 मिनट से क्या कर रहे हैं, 20 मिनट से सर में दर्द हो रहा है, तो नीचे मेडिकल रूम बना हुआ है, समझ रहे हैं बात या नहीं? ये सर में दर्द ठीक करने के लिए एडमिशन नहीं लिया तूने, ये टाइम पास किसी और के साथ करना। सर दर्द हो रहा होता ना तेरा, तो जब मैंने तेरे को वहां खड़ा होने के लिए बोला था तो तू हंस के नहीं आता है, इतना स्माइल दिखा के सारे 32 प्लांट फिजियोलॉजी यही है, या 5 वर्षीय योजना में आया है कोटा की मैं भाई मेरे को सिलेक्शन लेके नहीं जाना, अभी तो 4-5 साल कोटा में रहना है मेरे को, यही सोच के तो आया तू? कम से कम झूठ तो तरीके से बोल। चल 4th फ्लोर पे बना हुआ है मेडिकल रूम, वहां जाके बैठ आराम से, मैडम है उनसे चेक करवा अपना, और जो भी आपको है जरूरत टैबलेट वैबलेट की लेके सो जा, एसी भी चल रहा है, बेड भी लगा हुआ है। चले भी आगे, यहां तक प्रॉब्लम? हाँ बेटा साई पी ही रखना है आपको, प्लस साई पी, हाँ सब साइन के साथ, साई एस माइनस में आएगा, टीपी जो है साई पी वो प्लस में आएगा। कैसे आएगा अभी उस पर डिस्कस करता हूं मैं, फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कैसे है, समझ में आया? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस तो है ही। अब बताओ कि प्रेशर पोटेंशियल कभी पॉजिटिव भी हो सकता है या नहीं है? अच्छे से ना? अब एक बात सुनो, कल हमने इसको पढ़ा था, अब फिर बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा दो सिस्टम या दो सेल हैं हमारे पास, एक सेल ए और एक सेल बी, दोनों में ओपी और टीपी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इधर 10 और इधर मैंने बताया था 6, इधर मैंने बताया था 8, इधर बताया था मैंने 2, याद करो आप, है ना? तो इनके लिए आप मुझे साई डब्ल्यू की वैल्यू बताओ, सेल ए के लिए। आप अगर बताओ कि ओपी कितना है तो यहां बताओ साई एस माइनस 10 होगा, टीपी 6 है तो इसका मतलब साई पी 6 होगा, हाँ या ना? क्योंकि साई एस इज इक्वल टू माइनस ओपी होता है, और यहां साई एस माइनस 8 होगा और साई पी माइनस, तो अब मुझे बताओ, हाँ +2। अब मुझे बताओ साई डब्ल्यू क्या आएगा, -10 + 6 -4, इधर क्या आएगा साई डब्ल्यू, +2 माइनस, बताओ पानी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो जाता है, लो टू हाई, हाई टू, बताओ पानी कहां से कहां जाएगा, ए से। अब इसकी डीपीडी की वैल्यू निकालो आप, तो बोलो 10 -6 इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू डीपीडी की आएगी, बोलो 8 - 2 इज इक्वल टू, तो आप बता सकते हो कि साई डब्ल्यू और डीपीडी की वैल्यू भी न्यूमेरिकली सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर साई डब्ल्यू -4 है तो डीपीडी, अगर साई डब्ल्यू -6 है तो डीपीडी, हाँ या ना? तो आप बताइए जिस सॉल्यूशन की डिमांड उसमें पानी कम है, तो आप देखो इसकी डिमांड ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, इसमें डिमांड कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, दोनों को कंपेयर करके देखो आप, हाँ या ना? अच्छे से एक चीज और सुन लो, ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिख के देती है। और बच्चा कहता है कि भाई ठीक है बाकी सब तो हमें मिलेगा कहाँ से, बोलो बीकर तो घर में गिलास विलास कुछ भी यूज कर सकते हो आप। बच्चा कहता है कि हम फिर फनल कहाँ से यूज करें, तो मैं कहता हूँ कि जो कैटल्स के लगाने वाले इंजेक्शन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, उसमें जिस तरफ सुई लगाते हैं उस हिस्से को काट लो, पिस्टन है उसमें ऑलरेडी,
सही है बात या नहीं? अब बच्चा कहता है मेम्ब्रेन कहां से लाएं? तो एग होता है ना, एग, एग को तोड़ो आप, तोड़ के अंदर से यॉक निकलेगा और साथ में प्रोटीन, उसका तो ऑमलेट बनाओ और खा जाओ, अगर खाते हो तो, नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फेंक दो। हमें जरूरत केवल बाहर वाली शेल की है जो कैल्शियम कार्बोनेट की है। उस कैल्शियम कार्बोनेट की शेल के अंदर देखना आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी, वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, उसे आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उसको फोर्सेप्स से पकड़ के खींच लेंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है बच्चे, टूट जाती है। तो आप उसे रखिए डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के अंदर। कहां पर? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है वो डिजोल्व हो जाएगी। अब बच्चा कहता है वो कहां से लाएं, है ना, एसिड कहां से लाएं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से लाएं? तो कहीं भी बैटरी से निकाल लो, बैटरी से वैसे निकालना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप मार्केट में जाके बैटरी में डालने वाला पानी ले आओ, या आप बोल दो कि यार मार्केट में येलो कलर की बोतल आती है क्लीनर के नाम पे, हार्पिक वगैरह नहीं, एक सिंपल एसिड आता है, येलो कलर की बोतल होती है, डाइल्यूट HCl ही है वो, है ना, उसको एक बाउल में रखिए आप, उसमें शेल रख दीजिए, शेल का कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो जाएगा, मेम्ब्रेन बचेगी, उठाइए और अपना एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी ने पेज नंबर 180 के 181 के पहले पैराग्राफ में लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये सब कहानी आपको पढ़नी है, कल को एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आए एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहां से है वास्तव में। दूसरी चीज जो आपके लिए यहाँ काम की है वो ये है, आप मेरे को बताओ कि यहाँ इस मेम्ब्रेन से क्या सॉल्यूट क्रॉस कर पा रहे हैं या केवल पानी? केवल पानी, हाँ या ना? अब एनसीईआरटी कह रही है कि मान लो हमने कोई ऐसी मेम्ब्रेन, क्या इक्विलिब्रियम आएगा इसमें? किसका आएगा, पानी का या सॉल्यूट का? क्योंकि सॉल्यूट तो मूव ही नहीं कर रहा, हाँ या ना? तो एनसीईआरटी कह रही है कि अगर ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन हो जो कि परमेबल हो सॉल्यूट के लिए भी, ये मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन हो जो परमेबल हो किसके लिए, मतलब सॉल्यूट बाहर आ सके और सॉल्वेंट, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? बोलो हाँ। लेकिन इस बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इक्विलिब्रियम आएगा। सॉल्यूट तब तक बाहर आएगा जब तक दोनों तरफ इक्वल, और सॉल्वेंट तब तक अंदर जाएगा तब तक दोनों तरफ इक्वल। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन से अगर शुगर भी निकल पाती तो भी इक्विलिब्रियम आता, लेकिन इक्विलिब्रियम फिर पूरे सॉल्यूशन का आता, अभी केवल सॉल्वेंट का आ रहा है। इसलिए एनसीईआरटी पेज नंबर 181 के लास्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, इन केस सुक्रोज, सुक्रोज यहां शुगर है, डस डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, विल दिस इक्विलिब्रियम, यस और नो? तो आपका आंसर आएगा यस, पूरे सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरी बात मैं आपको यहाँ एक और क्लियर कर देता हूं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, अपना वाटर पोटेंशियल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर उससे। आप ये बताइए कि जैसे मान लेते हैं अपने बाहर वाटर मॉलिक्यूल यहां थे 100, कितने, और अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे 40, कितने, हाँ या ना? अब बाहर से आपने क्या लगाया इस पे, आप प्रेशर तब तक लगाते कि जब तक कि बाहर का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल, हाँ या ना? लेकिन क्या अंदर पोटेंशियल बढ़ गया? प्रेशर बढ़ाने से क्या अंदर पोटेंशियल वाटर का बढ़ गया? एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से फनल के अंदर प्रेशर बढ़ गया? क्या वाटर मॉलिक्यूल भी बढ़ गए? नहीं। बोलो 40 वाटर मॉलिक्यूल का पोटेंशियल 100 के बराबर कर दिया हमने प्रेशर ऐड करके। इसका मतलब अंदर फनल में वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज, कम वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर पोटेंशियल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर हो गया है प्रेशर लगाने की वजह से। तो फनल में वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज नहीं हुए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा यहां से अगर बनेगा तो, कि भाई अगर हम बढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ या हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की, तो सॉल्यूशन का प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। आप कहेंगे यस। इसके वो रीजन पूछेगा या बताएगा आपको, स्टेटमेंट बेस्ड आपको लिख के दे सकता है, और उसमें ये रीजन लिख देना कि भाई अंदर का वाटर मॉलिक्यूल बढ़ गया इसलिए पोटेंशियल बढ़ गया, तो आपका मानना गलत होगा फिर ये। अगर अंदर वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है वाटर के बढ़ने की वजह से, तो इसका मतलब है कि कहानी एटमॉस्फेयर प्रेशर पर चल रही है। लेकिन अगर आप प्रेशर अदर देन क्या लगा रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि कम वाटर मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या कर दिया है आपने, इक्वल कर दिया है, बराबर कर दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं बढ़े, अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो उतने ही है जितने थे, लेकिन उनका पोटेंशियल बाहर वाले ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है। समझ पाए हैं बात को या नहीं? यस और नो? अच्छे से। यहां तो कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो तो खड़े हो जाएं। क्या बात है, वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया तुम्हें? वैसे लोग कहते हैं कि समझ नहीं आता ये, हाँ आना भी चाहिए। एनसीईआरटी तो प्रॉपर लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब मुझे क्वेश्चन नंबर जी का आंसर बता दीजिए जल्दी से। पेज नंबर 180 पे जी क्वेश्चन छोड़ा था हमने एफ के बाद। उन्होंने कहा कि एक का वाटर पोटेंशियल 0.1 किलो मेगा पास्कल है, दूसरे का 0.2 मेगा पास्कल है, तो पानी कहां से कहां चलेगा? तो किस तरफ चलेगा? आंसर बता। 0.2 से 0. तो क्या वाटर पोटेंशियल प्लस में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इम्बाइबिशन। आपने कभी सूखे चने पानी में रखे हैं भिगो के? यस और नो? फूल जाते हैं क्या पानी में रखने पर? सूखी लकड़ी को पानी में रखने पर? क्या बारिश के दिनों में आपके घरों के दरवाजे लकड़ी के जो होते हैं वो फूल जाते हैं क्या? ड्रॉर का खुलना बंद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गेट का भी। बस यही इम्बाइबिशन है। ड्राई सीड्स का, ड्राई वुड का पानी में रखने पर उसका फूल जाना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आवाज तो बिल्कुल नहीं करनी। आप सोचो हमारे पास ना कोई ड्राई वुड है, ड्राई वुड का ये पीस है, ठीक है। और ड्राई वुड का ये जो पीस है ना बच्चे, इस ड्राई वुड के पीस में ये सेल्स हैं इतनी सारी जो दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये सब क्या है? सेल्स हैं ड्राई वुड की, ठीक है। तो आप इनको लिख सकते हैं सेल्स ऑफ ड्राई वुड। और उनकी ये केवल और केवल क्या बची है? सेल वॉल। बोलो अंदर से प्रोटोप्लास्ट उनका खत्म हो गया। और आपको पता है कॉर्क सेल्स थी ना, वो ऐसी ही थी, जिनको किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार। और इस खाली स्पेस को उसने नाम दे दिया था सेल्यूला, जिसको फ्यूचर में जाके हमने सेल बोल दिया था। अपने बुक में लिखा था माइक्रोग्राफिया में, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप बताओ डेड प्लांट सेल में केवल सेल वॉल होती है और कुछ नहीं। मतलब ये सामने लकड़ी का दरवाजा आपको दिख रहा है, इसकी लकड़ी में प्रोटोप्लास्ट तो है ही नहीं, केवल और केवल क्या है? केवल और केवल क्या है? सेल वॉल है। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए, ये है ड्राई वुड का पीस, सही है। इसे हमने भिगो दिया है पानी के अंदर, तो इसके चारों तरफ कौन आ गया? वाटर मॉलिक्यूल्स। डाल दिया इसको पानी में हमने, तो इसके चारों तरफ क्या आ गया? वाटर मॉलिक्यूल्स। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए सेकंड डायग्राम में हमें याद करना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आए, अब वो वाटर मॉलिक्यूल्स पहले तो बोलो इसकी सरफेस पर आकर चिपकेंगे। चिपक गए वाटर मॉलिक्यूल्स। चिपकने के बाद अब बताओ धीरे धीरे वो पूरी ड्राई वुड की जो पीस की जो सेल्स हैं, उन सभी सेल्स के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल चिपकना शुरू होंगे, धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करेंगे। मतलब धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल अंदर बढ़ते जाएंगे। यस और नो? जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होंगे? अंदर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ या ना? तो आप बताइए कि इस ड्राई वुड की जो सेल वॉल है, इस वो और थिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल आने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या ऐड हो गए उसमें? वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने की वजह से सेल वॉल का वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल वॉल फूलेगी। सेल वॉल फूलेगी तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी। सेल वॉल तो फूलेगी तो बाहर की तरफ क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चे वॉल में बढ़ने की वजह से वॉल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आप बताएंगे कि जो ड्राई वुड होती है वो फूल जाती है, या सूखे चने जो होते हैं वो पानी में रखने पर फूल जाते हैं। उसका फूलने का रीजन यही है।
समझ रहे हैं बात या नहीं? और इसमें साथ में यहां कौन आ गए हैं अंदर? ये सेल वॉल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। आ गए? तो वॉल जो है वो क्या हो गई? फूल गई। बोलो जब ये वॉल फूलेगी, किस वजह से? वाटर आने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उस वॉल्यूम के बढ़ने से इसका क्या होगा? थोड़ा साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फूलेगी। फूलने से बाहर की तरफ क्या लगाएगी? उस प्रेशर को इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। ये जो पूरा फिनोमिना, ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, इसको तो कहते हैं इम्बाइबिशन। क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन। और इसके फूलने की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको क्या कहते हैं? तो आप बताइए, इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल टाइप ऑफ, ये प्योरली डिफ्यूजन नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा आप। इम्बाइबिशन प्योरली डिफ्यूजन नहीं है, बोलिए ऐसे। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। स्पेशल, स्पेशल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का एक टाइप है, ये डिफ्यूजन नहीं है। ये डिफ्यूजन का एक टाइप है, ये डिफ्यूजन नहीं है। किसकी बात चल रही है? इम्बाइबिशन की। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आपको ये बात याद रखनी है कि टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्यों है। आप बताइए, एनसीईआरटी कह रही है कि इसके लिए पहले दो रिक्वेसाइट्स हैं। रिक्वेसाइट मतलब हो गया रिक्वेस्ट, प्री मतलब पहले रिक्वेस्ट से आया रिक्वेसाइट। तो पहले दो शर्तें हैं वो पहले पूरी करो आप। दो शर्तें हैं वो पूरी करो तभी इम्बाइबिशन होगा। पूछो क्या क्या? एक तो आप बताओ, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। बोलो, प्रेजेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप बताओ, बाहर पानी क्या है? ज्यादा। इस एरिया में देखो आप, बाहर पानी क्या है? ज्यादा है ना ये पानी तो। और वुड में पानी कम है, हाँ या ना? या है ही नहीं, वो तो है ड्राई वुड। तो इसका मतलब बाहर साई डब्ल्यू ज्यादा है, लेकिन सेल वॉल के अंदर यहां साई डब्ल्यू, तभी पानी अंदर आएगा। तो पहली शर्त तो ये है कि वुड ड्राई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए। अब तू भी कह दे कि सिर दर्द हो रहा है मेरा, बोल, है ना? दाढ़ी मूछ आ गई तेरे पे? फील करवा देते हैं कि गुरुजी हमें पढ़ा के आप सिर्फ दीवार में टकरे मार रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, कहाँ मेहनत कर रहे हो हमारे साथ। ये फील करवा देते हैं अंदर से। पता है क्या होता है कि कई बार हो जाता है ना ऐसा कि यार टीचर ने घास काट दी। टीचर बेचारा पूरी मेहनत से लगता है साथ में, मैं पूरी मेहनत से लगा रहता हूँ, हर लाइन हर वर्ड को क्लियर करता हुआ। फलाने पेज पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये, इस वर्ड का मतलब ये, बच्चा ऐसे आ जाए तो ऐसे कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? आपको क्या लगता है 3 लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन प्लान मुझे भी करवाना आता है? लेकिन लगता हूं आपके साथ पूरी मेहनत के साथ, तो सिर्फ इसलिए कि आज एक बार बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लेगा ना, तो फ्यूचर में जैसा मर्जी हो उसके साथ, लेकिन वो एनसीईआरटी तो नहीं भूलेगा कम से कम। इसीलिए इतनी मेहनत के साथ लगता हूं। वरना अब तक तो मैं भी मतलब हंस खेल के बढ़िया टाइम पास करके आपके साथ बढ़िया टॉपिक खत्म कर चुका होता। लेकिन मैं कोई और बात करता ही नहीं इसके अलावा। मुझे लगता है कि भाई मेरा जितना भी बातें मैं इधर उधर की करूंगा वो मेरा टॉपिक खा जाएंगी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे को टॉपिक की बातें करूं। लेकिन आप फील करवा देते हो कि भाई आप हमें नहीं पढ़ा सकते। हमें पढ़ाओ और पत्थर में सर मारो, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ बेटा, यही तो है। एक एक को समझाना पड़ता है मुझे। तो पहली शर्त तो है प्रेजेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरी शर्त, प्रेजेंस ऑफ वाटर लविंग सब्सटेंस। इसको मैं इजी शब्दों में लिख रहा हूं। एनसीईआरटी ने ये लिखा है यहां पर, एफिनिटी बिटवीन द इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? मतलब एनसीईआरटी ने इसको लिखा है एफिनिटी। क्या लिखा है? एफिनिटी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट। इसे एडजॉर्बेंट और मतलब वाटर या लिक्विड भी बोल सकते हैं आप। जैसे मैं कहूं कि ये जो पानी है, पानी, हाँ या ना?
ये तो है बोलो इम्बाइबेंट, और जो लकड़ी है वो है इम्बाइबेट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो, हाँ या ना, अच्छे से। तो ऐसे आप इसको ध्यान दीजिए, हालांकि ये एनसीईआरटी ने शब्द लिखे नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने शब्द लिखा है एड्सॉर्बेंट एफिनिटी के लिए, तो आपको वही याद करना है। यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी ने इम्बाइबिशन टॉपिक आपको पढ़ाते टाइम, क्या पढ़ाते टाइम, इम्बाइबिशन टॉपिक आपको पढ़ाते टाइम एक बात का ख्याल रखा कि आपको एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ये एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? दो शब्द होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। आप बताइए, एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना होता है, और जो एडजॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। सही है बात या नहीं, हाँ या ना? तो एडजॉर्प्शन कैसा है? और यहां बताइए कि एडजॉर्प्शन ही तो हो रहा है, पानी पहले आकर सरफेस पे चिपकता है फिर आगे बढ़ता है। और ये बात हमेशा दिमाग में रख लो, आप पूछो क्या, कि जहां भी होता है क्या, पहली शर्त हमेशा एडजॉर्प्शन है। अगर जड़ें वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं कहां से, तो बोलो पहले वाटर आकर उस जड़ की सरफेस पे चिपकता है फिर अंदर आता है। जड़ें अगर प्लास्टिक की होती तो वाटर को एब्जॉर्ब, आपके हाथों के साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आप 1-2 घंटे लगातार पानी में रह लेते हैं, हाँ या ना, तो आप कहते हैं कि यार यहां से उंगलियां फूल गई, हाँ या ना, तो पहले वो पानी आपकी सरफेस पे चिपकता है फिर अंदर जाता है। जब जब एब्जॉर्प्शन होगा तो पहली शर्त है क्या होना, क्या होना, और एब्जॉर्प्शन होने के लिए वाटर लविंग सब्सटेंस होना जरूरी है, हाँ या ना? दो शर्तें हैं। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है प्योरली डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए वाटर लविंग सब्सटेंसेस का होना जरूरी नहीं होता, केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। लेकिन यहां ग्रेडियंट के साथ साथ वाटर लविंग सब्सटेंस भी होने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए एनसीईआरटी स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन पढ़ाती है। फिर एनसीईआरटी ने शुरू से लेकर लास्ट तक जब इम्बाइबिशन पढ़ाया तो बार बार एनसीईआरटी लिखती है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, लेकिन लास्ट में जाके लास्ट की लाइनों में एनसीईआरटी जब एफिनिटी पढ़ाती है तो टर्म यूज करती है एड्सॉर्बेंट, हाँ या ना? अब बच्चा कहता है आपने तो कहा था कि इम्बाइबिशन का मतलब है एड्सॉर्प्शन, और एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है, एब्जॉर्प्शन। और मैं कहता हूं जब जब होगा क्या, एब्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन होना तो कंपलसरी है ही, हाँ या ना? यस और नो? मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आई है बात आपको? आप बताइए, जब लकड़ी फूलती है, जब चने फूलते हैं तो बाहर की तरफ क्या लगाते हैं, प्रेशर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आने की वजह से उनकी सेल वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? सही है बात या नहीं? यस और नो, हाँ या ना? वॉल्यूम बढ़ने से बाहर की तरफ क्या लगता है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, बोलो? ये इम्बाइबेशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा होता है। एनसीईआरटी कहती है कि प्री हिस्टोरिक मैन, मतलब जो हमारे असेस्टर थे, उस टाइम पे मशीनरी थी नहीं, तो वो पत्थरों को इम्बाइबेशन प्रेशर से ही तोड़ा करते थे। बड़ी बड़ी चट्टाने, उन चट्टानों के बीच में जो गैप था, उस गैप के अंदर सूखी लकड़ियों को भर देते थे और धीरे धीरे उस पर क्या डालते रहते थे, पानी डालते रहते थे, और जिनको बड़े बड़े पत्थरों को इंसान नहीं तोड़ पा रहे, वो बीच में से दो हिस्सों में टूट जाते थे, क्योंकि इम्बाइबेशन प्रेशर लगता था वहां पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ऐसा आपको करना नहीं है, एक एग्जाम्पल बेस्ड आपको बात बता रहा हूं। कांच की बोतल होती है ना, सूखे चनों से भर लो, फिर पानी डाल दो जितना उसमें आता है, 1-2 गिलास, ढक्कन बंद करके कहीं सेफ सी जगह पे रख दो जहां पर कोई आता जाता ना हो। पूछो क्यों? क्योंकि शाम को रखोगे और सुबह उठोगे तो बोतल मिलेगी नहीं, हाँ फूट जाएगी, क्योंकि अंदर से चने जब फूलेंगे तो क्या लगाएंगे, और वो प्रेशर उस बोतल को क्या कर देंगे। इसको बोलेंगे इम्बाइबिशन, अमाउंट में काफी ज्यादा होता है ये। कितने बच्चों ने मिट्टी में सीड लगाया है, और पहली बार जो सीडलिंग बाहर आया जमीन फाड़ के बाहर आ जाता है, लेकिन होता बहुत सॉफ्ट है, नहीं होता क्या? होता बहुत सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी जमीन को फाड़ के क्या आ गया, पूछो कैसे, बोलो इम्बाइबिशन प्रेशर से। कैसे? इम्बाइबिशन प्रेशर से वो अपने आसपास के पानी को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसमें डेवलप क्या होता है, इम्बाइबिशन प्रेशर, और इम्बाइबिशन प्रेशर से वो बाहर आता है सीडलिंग। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इम्बाइबिशन प्रेशर अमाउंट में काफी ज्यादा होता है। बल्क फिनोमिना का मतलब होता है किसी के अंदर चले जाना और उसके वॉल्यूम का ही पार्ट बन जाना। जैसे मैं बताऊं, ये एक सेल है,
सेल की सरफेस पर पानी चिपकेगा तो क्या बोलेंगे, और अगर बच्चे पानी अंदर चला गया है और उसके वॉल्यूम का पार्ट हो गया है तो किसमें? सेल वॉल जिंदा थोड़ी है, सेल वॉल के तो मॉलिक्यूल्स के साथ चिपका है पानी, सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स के साथ पानी क्या हो गया है, चिपक गया। जैसे सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, सेल्यूलोज प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है, और सेल्यूलोज और पेक्टिन जो है कौन कौन, ये वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, वाटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट, कौन, सेल्यूलोज और पैक्टिन। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन होने की वजह से आप बताइए कि जो सेल वॉल है बच्चे वो वाटर लविंग हो जाती है और वो पानी को अपनी तरफ क्या करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स जो सेल वॉल के हैं उनके साथ पानी क्या हो गया, चिपक गया, और पानी उनके साथ चिपक गया मतलब क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। बढ़े भी आगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम। ये सारी बातें आपको इम्बिबिशन में एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगी, पढ़ेंगे आप इसको। पढ़, लाइन पढ़ दे, क्या हो गया, ऐसे क्या शर्म कर रहा है। जब आप फ्यूचर में डॉक्टर बन के जाएगा तो मरीजों को दवाइयां कोई और समझाएगा, खुद बोलना सीखो भी अपने बारे में। मैं वेट कर लूंगा, दुखी क्यों हो रहा है, बोल। इम्बाइबेट, क्या बोलेंगे, और इम्बाइबेंट। मैंने बोला ना एड्सॉर्बेंट या इम्बाइबेंट मतलब कौन है, लकड़ी, ड्राई वुड, और इम्बाइबेट बोलो लिक्विड, मतलब जो चिपकता है वो इम्बाइबेट, जो चिपकाता है वो इम्बाइबेंट, बोलो ऐसे। और इम्बाइबेंट को ही एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो एनसीईआरटी ने एड्सॉर्बेंट और इम्बाइबेट शब्द यूज किया है, आपको याद क्या करना है, इम्बाइबेंट, इम्बाइबेट, और बोलो इम्बाइबेंट को ही एड्सॉर्बेंट कहते हैं। मैंने लिखा था, मैंने मिटाया जानबूझ के उसको, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होता है बच्चा, एग्जाम में इस पे आएगा नहीं कुछ। इम्बाई बेंट, और जो पानी है वो इम्बाई, ठीक है जी। बढ़े आगे, और कोई डाउट किसी को है? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। पहले ट्रांसपिरेशन पढ़ाऊंगा। दो शर्तें हैं, प्री मतलब पहले ये शर्तें पूरी करो तभी इम्बाइबिशन होगा, ये लिखा मैंने यहां पर कि पहले दो क्या करो शर्तें, ये दो शर्तें हैं। एक तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब आप ये समझो कि ओ भाई हेलो, पढ़ना नहीं है तेरे को, है? हाँ, आप ये बात समझो कि अगर पानी में सूखे चने रखे हैं और वो क्या हो गए, तो फूले हुए दोबारा थोड़ी फूलते हैं, बस जितने उनमें मॉलिक्यूल्स थे, वाटर लविंग सब्सटेंस थे, उतने वाटर उन्होंने अपनी तरफ खींच लिए और फूल गए। अब फूला हुआ चना और थोड़ी फूलेगा, ऐसा होता तो हम इतने सारे चने एक साथ थोड़ी फुलाते, हम एक को ही फुलाते, बार बार फुलाते रहते और फूल के इतना बड़ा हो जाता। नहीं समझ रहे मेरी बात, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल हैं केवल उतने ही तो वाटर अंदर आने हैं, तो एक लिमिट के बाद फूलना क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। इसलिए फूले हुए चने या फूली हुई ड्राई वुड दोबारा थोड़ी फूलेगी, इसलिए वुड का ड्राई होना, बीजों का सूखा होना, तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना, और उनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए जो वाटर को अपनी तरफ क्या करते हो, ताकि उनके साथ वाटर जाके चिपके और उनके वॉल्यूम को क्या कर दे, हाँ, जिससे वो फूल जाए और इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप करें। क्लियर है बात? तो पहले मैं आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जब हम पढ़ते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द जाइलम ड्यू टू होता है ट्रांसपिरेशन पुल, और ये ट्रांसपिरेशन पुल ट्रांसपिरेशन से डेवलप होता है। तो इसलिए मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा, फिर उससे डेवलप करेंगे हम ट्रांसपिरेशन,
और फिर उस पुल से पानी को ऊपर लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन, बोलो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। अब इसमें आपको तीन टाइप का ट्रांसपिरेशन याद करना है। बोलो, एक तो याद करना है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक याद करना है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, और एक याद करना है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ज्यादातर बच्चे बोल रहे थे थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बोल रहा हूं मैं, और आप बोल रहे थे फ्रॉम स्टोमेटा। लेकिन आपको समझना है कि ट्रांसपिरेशन केवल स्टोमेटा से, केवल स्टोमेटा से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? हाँ? आप बताइए भाई, प्लांट में 90 to 99% वाटर लॉस यहां से होगा, 1 से 9% वाटर यहां से लॉस होगा, और 0.1 से लेकर 1% तक पानी यहां से लॉस होगा। तो सबसे कम ट्रांसपिरेशन कहां से होता है? लेंटिसेल से होता है। और सबसे ज्यादा, और स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों लीफ पर होती हैं। अगर आपने डाइकोट लीफ देखी हो ना, डाइकोट लीफ जो चौड़ी और चपटी होती हैं, ऐसे अर्थ के पैरेलल ग्रो करती हैं, उनकी ऊपर वाली सरफेस थोड़ी स्मूथ होती है, चिकनी होती है, क्योंकि उनपे क्यूटिकल पाई जाती है वाटर लॉस को कम करने के लिए। यहां याद कर लो आप, बच्चा इसको ऐसे याद कर लेता है कि क्यूटिकल है वाटर लॉस को रोकने के लिए। बोलो ना, वाटर लॉस को कम करने के लिए। आज तक बताइए, प्लांट ने वाटर लॉस को रोकने के लिए कोई एडेप्टेशन डेवलप ही नहीं करी। वाटर लॉस को रोकने के लिए कोई एडेप्टेशन हमेशा कम करने के लिए की है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन करना प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमें कहा जाता है ना कि भाई इंसान के लिए पसीना बहाना बहुत जरूरी है, ऐसे आप बताइए कि प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बताइए, क्यूटिकल वाटर लॉस को रोकती? अगर रोकती तो 1 से 9% पानी क्यूटिकल से थोड़ी लॉस हो रहा होता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? हाँ या ना? अच्छे से? तो कितने टाइप का ट्रांसपिरेशन है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है? इसलिए हम डिटेल किसकी करेंगे? और आप बताइए, स्टोमेटल और क्यूटिकलर दोनों को मिलाकर फॉलियर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका रीजन ये है कि क्यूटिकल और स्टोमेटा दोनों ही लीव्स पर होते हैं, दोनों ही, और लीव से होने वाले लॉस को हम बोलते हैं बच्चे फॉलियर ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रहेगा याद? कोई दिक्कत? तो कल यहीं से शुरू करेंगे आगे आपके लिए, ठीक है?